यहाँ पर पेज नंबर 66 पे यूज़ योर ब्रेन पावर में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। हाउ विल यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है वो कोल्ड क्लाइमेट के टाइम पे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स पानी में कैसे सर्वाइव करते हैं, वो आपसे पूछा है रीजन, जिसका आंसर मैंने पहले की वीडियोस में ही आपको दे दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन कोल्ड रीजन्स इन विंटर द पाइप्स फॉर वाटर सप्लाई ब्रेक एंड इवन रॉक्स क्रैक। सो विंटर सीजन में जो कोल्ड कंट्रीज़ होती है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपके पाइप्स होते हैं वाटर सप्लाई के पाइप्स वो क्रैक हो जाते हैं, और जो पत्थर होते हैं रॉक्स होते हैं वो भी क्रैक हो जाते हैं, टूट के अलग हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? पत्थर जो होता है नॉर्मली आपका जो रॉक होता है इसके अंदर ना छोटे छोटे क्रीवाइसेस होते हैं। क्रीवाइसेस मतलब छोटे छोटे गैप्स होते हैं, ठीक है। और पाइपलाइन के अंदर तो पानी जा ही रहा है, लेकिन आपको पता है विंटर के टाइम पे टेम्परेचर लो हो जाता है। तो आपको ये भी पता है कि जब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर टेम्परेचर गया तो उस टाइम पे पानी क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। तो यहाँ जो क्रीवाइसेस में जो पानी है, रॉक्स के क्रीवाइसेस में गैप्स में जो थोड़ा बहुत पानी है वो पानी एक्सपांड करेगा, और वो पानी एक्सपांड करने की वजह से यहाँ पर रॉक्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा और स्पेस एकोमोडेट करने के लिए। तो ये रॉक क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाएगा। सेम चीज़ आपके पाइप्स के साथ भी होता है। पानी इसके अंदर है, अब क्या होगा, टेम्परेचर लो हो गया, वाटर इसमें एक्सपांड किया तो थोड़ा क्रैक आ गया। सेम चीज़ फ्रिज में आप जब बॉटल रखते हो वो भी होता है, मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिल गया। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। सो देखते हैं ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। एग्जैक्टली इस पे आने से पहले थोड़ा सा हम कुछ देखते हैं सैचुरेशन का मतलब क्या होता है और अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपके इस टॉपिक में एक वर्ड है सैचुरेटेड, जिसका नाउन फॉर्म हो जाएगा सैचुरेशन, या फिर अनसैचुरेटेड जिसका नाउन फॉर्म हो जाएगा अनसैचुरेशन। तो पहले इन वर्ड का मतलब समझ लो आप लोग, काम आएगा ये। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 1 गिलास पानी लेता हूँ, ठीक है, इस पानी में मैं NaCl आपका कॉमन सॉल्ट मिक्स करता हूँ। सॉल्ट में डालूँगा, सॉल्ट इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, और डाला और डिज़ोल्व हुआ, डालते जा रहा हूँ डिज़ोल्व होती जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये पानी में आपका जो सॉल्ट है डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। मतलब आप पानी में सॉल्ट को डालोगे तो आपको सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे दिखेगा, पाउडर फॉर्म में, डिज़ोल्व नहीं होगा, उसमें घुलेगा नहीं। तो एक ऐसा पॉइंट, मतलब पानी की जो क्षमता है, इतनी क्षमता कि ये जितने सॉल्ट को आप डाल रहे हो सबको अपने अंदर समा ले, ठीक है। और यहाँ पर अब वो क्षमता ख़त्म हो गई है, इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई कि अब और किसी को डिज़ोल्व कर पाए अपने अंदर, और सॉल्ट को डिज़ोल्व कर पाए। तो जब इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है डिज़ोल्व करने की, तो इसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन, कि अब ये सैचुरेटेड हो चुका है, ये वाटर जो है सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड विथ NaCl, सॉल्ट से सैचुरेटेड है ये वाटर। आई बात समझ में? अब समझ लो ये ग्लास है, मैंने फिर से पानी लिया इसमें, और इस बार थोड़ा सा नमक मैंने मिला दिया, लेकिन ये वाटर की अभी भी कैपेसिटी है कि ये और ज़्यादा नमक डालोगे आप तो डिज़ोल्व कर देगा और भी नमक को अपने अंदर। तो उस स्टेट में पानी को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड स्टेट में है पानी, मतलब सॉल्ट से सैचुरेटेड नहीं हुआ है अभी तक। आ रही है बात समझ में? पहले वाले केस में सैचुरेट हो गया था, मतलब अब उसकी कैपेसिटी और नहीं है। बोलते हो ना यार हम सैचुरेट हो गए, अब और नहीं पढ़ सकते। तो सैचुरेशन मतलब क्या, अब आपकी कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। पानी की तरह नहीं कि हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, अब उसमें कुछ और नहीं मिला सकते। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी मतलब सैचुरेशन हो चुका है आपका, अब और चीज़ें आप अंदर नहीं ले सकते अपने दिमाग में। अभी आपका माइंड अनसैचुरेटेड है, क्योंकि अभी आप घर से उठ के आए हो, फ्रेश हो एकदम, तो जितनी इन्फॉर्मेशन मैं डाल सकता हूँ डालूंगा आपके माइंड में, तो अनसैचुरेटेड माइंड है अभी आपका।
आया समझ में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब? अब स्टार्ट करते हैं ह्यूमिडिटी से हम लोग। जैसे कि आप लोग के बुक में लिखा है और एक्चुअल में ऐसा है भी कि 71% ऑफ आवर अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। 71% जो अर्थ है, जो लैंड है, सॉरी लैंड तो है ही नहीं, वो वाटर सरफेस है। 71% वाटर सरफेस है। और आपको पता है कि सन भी है, तो सन के हीट के वजह से जो वाटर होते हैं सरफेस पे, जो पानी होते हैं, उनका वेपराइजेशन होता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हीट की वजह से डेल्टा, अभी तो डेल्टा का मतलब समझ में आता होगा ना आपको, समोसा का मतलब हीट। ठीक है, समोसा मतलब हीट, 3rd चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो इधर मैंने हीट दिया तो ये H2O किस में बन गया? वेपर के फॉर्म में। सही बात। अब वेपर के फॉर्म में तो इसका मतलब ये हवा में है, एटमॉस्फेयर में है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर वक्त हमारे आसपास वातावरण में वाटर प्रेजेंट है। इसको क्या देख रही है? पानी है क्या वो? ठीक है, हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में हर वक्त मॉइस्चर प्रेजेंट है। इसी वाटर वेपर को हम बोलते हैं मॉइस्चर, नमी। ठीक है, तो अब ह्यूमिडिटी पे आते हैं। तो ह्यूमिडिटी मतलब क्या? हिंदी में बोलो तो नमी। तो आपके एटमॉस्फेयर में कितना पानी है उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। कितना अमाउंट ऑफ वेपर है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं हम लोग। जैसे हर एक चीज़ की ना एक कैपेसिटी होती है कि इतने हद तक ही वो झेल पाएगा। तो जो आपका ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मतलब एटमॉस्फेयर में पानी। तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, तो एटमॉस्फेयर उस पानी को कितने समय तक या कितने पानी को झेल सकता है, कितने पानी को अपने अंदर समा सकता है, वो उसकी कैपेसिटी होती है। तो वो कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है? टेम्परेचर के ऊपर। याद रखना कि आपका अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, क्या? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका रिलेशन कैसा है? देखो, अमाउंट ऑफ वेपर इन एटमॉस्फेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर, उतना ज़्यादा आपका जो एटमॉस्फेयर है उसकी कैपेसिटी होगी पानी को होल्ड करने की, अपने अंदर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। जितना कम टेम्परेचर उतनी कम कैपेसिटी। सो आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपका टेम्परेचर शायद 40 डिग्री सेल्सियस दिया है, क्या? देखो 40 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, बॉम्बे में तो आराम से पहुंच जाता है गर्मी के टाइम पे। 40 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है और आपके वातावरण में एटमॉस्फेयर है, एयर है, तो एयर का भी कुछ ना कुछ वजन होता है। आपने लास्ट ईयर 9th में पढ़ा था। बलून के अंदर एक खाली बलून को आपने वे किया, फिर एक एयर भर के एक बलून को वे किया, तो उसके मासेस में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस आया था। 0.15 ग्राम, 0.25 ग्राम, ऐसे समथिंग डिफरेंस था। तो हवा का भी वेट होता है, एयर का भी वेट होता है गौरव यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं 1 kg ड्राई एयर लूँ, ड्राई एयर मतलब इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, 1 kg ड्राई एयर एट 40 डिग्री सेल्सियस, इसकी कैपेसिटी होती है 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर ये होल्ड कर सकता है। कितना? 1 किलो ड्राई एयर एट 40 डिग्री सेल्सियस कैन होल्ड 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो मतलब अभी तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है नहीं, सुबह में उठा था समथिंग 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। तो चलो थोड़ा उसके नज़दीक आते हैं। अगर वही टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए, सो वही 1 kg ऑफ ड्राई एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस
will able to hold 14.9 grams of वाटर वेपर। देख लो कितना कम हो गया, टेम्परेचर आपने आधा कम किया और उसकी होल्डिंग कैपेसिटी आधे से भी कम हो गई। अभी मत लिखो कोई भी कुछ भी, पहले खाली समझो, ठीक है। सो अभी टेम्परेचर समथिंग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। तो अभी आपका एयर की जो कैपेसिटी है मॉइस्चर को होल्ड करने की, वो काफ़ी कम है अभी, ठीक है। अब ये हो गया, आपने मॉइस्चर पढ़ लिया, ह्यूमिडिटी पढ़ लिया। अब इसी चीज़ को हम रिलेट करेंगे ड्यू पॉइंट के साथ, ठीक है। उससे पहले आपका जो पैराग्राफ दिया है ह्यूमिडिटी का, वो पैराग्राफ को आप रीड कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। पढ़ लिया आपने, रीड कर लिया सबने, चलो आगे चलते हैं। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज़ मैं अनसैचुरेटेड एयर लेता हूँ, अनसैचुरेटेड एयर, ठीक है। अनसैचुरेटेड एयर मतलब या तो उसकी टेम्परेचर ज़्यादा है और उसमें वाटर कंटेंट काफ़ी कम है, जितना उसको सैचुरेशन के लिए चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये अनसैचुरेटेड एयर का जो टेम्परेचर है कम कर रहा हूँ, ठीक है। टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, इसको टी लिख देता हूँ, ये तो कन्फ्यूज हो जाओगे। टेम्परेचर मैं इसका कम कर रहा हूँ। तो अगर इस एयर का मैं टेम्परेचर कम करूँगा तो इसकी वाटर होल्डिंग, आई मीन वेपर होल्डिंग कैपेसिटी जो होगी वो टेम्परेचर के साथ साथ कम होती जाएगी। अभी ये अनसैचुरेटेड है, मैंने इसको समझ लो लिया था 40 डिग्री सेल्सियस पे, ये अनसैचुरेटेड है। इसको ठंडा करते 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 मैं नीचे टेम्परेचर पे लेके आ गया। फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि इसका जो होल्डिंग कैपेसिटी था वो कम हो गया, धीरे धीरे करके कम होते जा रहा है। तो इसमें जितना भी अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट है इस अनसैचुरेटेड एयर में, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो अमाउंट ऑफ वेपर ज़्यादा हो जाएगा जितनी उसकी कैपेसिटी है। मतलब अब आपने टेम्परेचर कम किया तो कैपेसिटी कम हो गई, लेकिन अमाउंट ऑफ वेपर जो उसके अंदर है वो ज़्यादा है। तो क्या अपने अंदर स्टोर रख पाएगा? वो नहीं रख पाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो क्या करेगा, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, तो सैचुरेट हो जाएगा। और एक बार ये सैचुरेट हो गया तो जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर है इसके अंदर, उसको ये पानी के फॉर्म में नीचे कंडेंस कर देगा। इसको हम क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो आप, आपका जो वाटर है वो वेपर से सीधा आ रहा है वाटर एट लिक्विड। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो ड्यू पॉइंट कुछ नहीं है बल्कि ये कंडेंसेशन है। आई बात समझ में? आपका जो वाटर है वेपर के फॉर्म में वो कंडेंस हो रहा है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है? आई बात समझ में? अब सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 40 डिग्री सेल्सियस है, इसका कैपेसिटी कितना है? 49 ग्राम्स। लेकिन मैंने इसके अंदर एटमॉस्फेयर में इसके अंदर 20 ग्राम था अभी, तभी तो अनसैचुरेटेड है ये, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 49 है लेकिन है अभी 20 ग्राम। मैं टेम्परेचर कम करते गया 20 डिग्री सेल्सियस पे लेके आ गया। और आपको पता है 20 डिग्री सेल्सियस पे इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 14.7 ग्राम। तो जो बचा हुआ वेपर है 5.3 ग्राम एक्स्ट्रा हो गया, है ना? यहाँ पे इसकी कैपेसिटी है 14.7 और इसके अंदर 20 ग्राम है, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? 5.7 ग्राम एक्स्ट्रा हो गया। तो ये 5.7 ग्राम जो एक्स्ट्रा वेपर है ये कंडेंस हो जाएगा पानी के फॉर्म में, ड्यू के फॉर्म में, ओस जिसको हम बोलते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ड्यू पॉइंट आता है और इसी तरीके से ठंडी में आपको ड्यू ड्रॉप्स दिखते हैं हर जगह पे, ठीक है? चलो, तो हम लोग का जो ह्यूमिडिटी होता है, हमने ड्यू पॉइंट देखा, ह्यूमिडिटी भी देखा। तो ह्यूमिडिटी कैसे मेजर करते हैं? वर्ड ही उतर जाता है दिमाग से। आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से मेजर करते हो इसे।
अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और एक और वर्ड है आपको दिया है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव। रिलेटिव मतलब किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अभी भी। अब देखो आपको इसके ऊपर एक फॉर्मूला दिया है, पहले हम लोग वो फॉर्मूला को देख लेते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो ह्यूमिडिटी होती है, इसको मैं RH से लिख रहा हूँ। समझो आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें सम x अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ तो अमाउंट है उसके अंदर प्रेजेंट है वेपर, और उसको अभी सैचुरेट अगर आपको करना है, उस एटमॉस्फेयर को अगर आपको उस टेम्परेचर पे सैचुरेट करना है, तो आपको समझ लो y अमाउंट ऑफ वेपर नीडेड। मतलब अगर समझो मैं 40 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को लेता हूँ, सॉरी एटमॉस्फेयर को लेता हूँ, उसकी कैपेसिटी है 49 ग्राम्स, बट आपको पता है कि 49 ग्राम्स की कैपेसिटी है, लेकिन अभी जो वेपर प्रेजेंट है इस पे वो है 30 ग्राम्स, ठीक है, और उसको कितना अमाउंट ऑफ वेपर चाहिए, वो कितना हो जाएगा 19 ग्राम, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये परसेंटेज में आता है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपको मिल जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या मिलेगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना आपका वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मतलब उस समय कितना वेपर प्रेजेंट है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या? कितना वेपर प्रेजेंट है और अपॉन कितना चाहिए, मतलब एक परसेंटेज का टर्म्स आ गया। हम लोग इसको रिलेट कर रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं? कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट कितना है और कितना है, और एब्सोल्यूट मतलब अभी इस वक्त कितना है, ठीक है। समझ में आया डिफरेंस? तो आगे देखो, अगर समझो मैंने इसे कैलकुलेट किया, सपोज़ मेरे एयर में 50 ग्राम्स ऑफ वेपर प्रेजेंट है, और इसको सैचुरेट करने के लिए मुझे 10 ग्राम्स और इसमें डालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10, ये कट हो गया, 500% आ गया। ये तो कुछ अनयूजुअल है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इतना हो नहीं सकता एक्चुअल में, मैं इसे एग्जांपल ले रहा हूँ ये। तो आपकी बुक में क्या दिया है कि जब भी 60% से ज़्यादा होता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो आपको ऐसा फील होता है कि यार हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो आपको वो चिपचिपापन फील होता है। गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा फील होता है आप लोग को, और हम लोग सी शोर के पास में है, मुंबई है, तो यहाँ पे ज़्यादा फील होता है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे पानी जो है सीधा कन्वर्ट हो रहा है वेपर में और एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जा रहा है। आई बात समझ में? और यही 60 डिग्री सेल्सियस से जब कम होता है, अगर 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो हमें ह्यूमिडिटी फील होता है, ठीक है। और जब 60 डिग्री 60% हाँ 60% से कम है तो हम बोलते हैं एयर जो है बहुत ड्राई है, मतलब बहुत सूखा सूखा हवा है। ठंडी के टाइम पे हम लोग को ऐसा लगता है, हवा में मॉइस्चर नहीं है, हाथ आपका सूखने लगता है, ठीक है, तब पता नहीं कौन कौन से आ जाते हैं, वैसलीन वो सब, लिप बाम वो सब, ठीक है। तो समझ में आया आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? आया समझ में? एकदम अच्छे से। कुछ डाउट है यहाँ तक? चलो रीड कर लो एक बार, समझ लो इसे। चलो एक और छोटा सा कुछ दिया है आपके बुक में कि जब भी आपने जेट को देखा होगा, एरोप्लेन को देखा होगा, एरोप्लेन नहीं, नॉर्मली जो जेट होते हैं जब वो फ्लाई करते हुए जाते हैं तो उनके पीछे आपको ट्रेल्स दिखता है, वाइट वाइट ट्रेल्स, क्लाउड बन जाते हैं। वो क्यों होता है? एक चीज़ याद रखना, जो जेट्स होते हैं उनके पीछे से जो कभी कभी, जैसे अगर आप मिलिट्री का जेट देखोगे उसके पीछे से तो फायर भी निकलता है उनको बूस्ट देने के लिए, बूस्टर बोलते हैं उसको हम लोग। जो लोग गेम्स खेलते हैं बहुत ज़्यादा उनको पता होगा, बूस्टर, टर्बो। तो वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है
कि आसपास जो छोटे छोटे वायरिंग्स होते हैं उनको बचाने के लिए क्या करते हैं वो लोग पता है? जैसे अगर ये बूस्टर है तो यहाँ पे छोटे छोटे मेटल के पाइप दे देंगे जिसके अंदर बहुत ठंडे ठंडे पानी फ्लो करते रहते हैं और बाहर निकल जाता है पानी, ताकि बहुत ज़्यादा भी हीट ना हो जाए ये, एक लिमिट से ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे दिया रहता है। जो आपका रॉकेट लॉन्च होता है, जहाँ से आपका रॉकेट लॉन्च होता है, अगर उसके रेडियस में 1 किलोमीटर के अंदर के रेडियस में कोई खड़ा हो जाए ना, मरेगा तो नहीं लेकिन काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ हीट उसको फील होगा। और 400-500 मीटर के रेडियस में खड़े हो जाओ तो आपको बर्न भी हो सकता है कहीं ना कहीं। आपने लॉन्चिंग देखा होगा चंद्रयान 3 का, उससे खुद ही आप आइडिया लगा सकते हो कितना, मतलब 4-5 टन का रॉकेट, 10 टन का रॉकेट जिसका वज़न 10,000 किलो है, 5,000 किलो है, वो ऊपर जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ जो नीचे आपको थ्रस्ट पैदा हो रहा है बिकॉज ऑफ फायर हीट। तो कितना हैवी अमाउंट ऑफ हीट होगा। तो मेटल की भी एक अपनी क्षमता होती है ना, 3500 डिग्री सेल्सियस मैक्स टू मैक्स, या 4000 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर और ज़्यादा एक्सीड होने लगता है वहाँ पे। तो उसको बचाने के लिए छोटे छोटे पाइपलाइंस दिए होते हैं मेटल के ही, जिसमें ठंडे ठंडे पानी बह रहे होते हैं और वो बाहर रिलीज़ भी होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि जब भी वो रॉकेट या जेट्स ऊपर फ्लाई करते हैं तो पीछे ट्रेल बन जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत हाई एल्टीट्यूड पे, जब हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे टेम्परेचर ना 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस ऐसे होता है। जब आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे होते हो आप तो अंदर आराम से बैठे हुए रहते हो, हीटर चालू होता है, बाहर का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस होता है, बर्फ़ जमाने वाली ठंडी, क्योंकि इतने हाइट पे वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती नहीं है। अब यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, और पीछे से आप वेपर्स निकल रहा है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर तो हॉट कंडीशन है जहाँ पे रॉकेट का जेट है, तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होगा उसके जेट के आसपास उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। बट जैसे ही ये वेपर रिलीज़ हो गए और रॉकेट चला गया दूर या जेट दूर चला गया, तो वेपर्स तो अभी भी हवा में ही है और टेम्परेचर बहुत कम है। आ रही है बात समझ में? टेम्परेचर वहाँ पे कम है और वेपर अभी भी हवा में है। तो वेपर ज़्यादा होने की वजह से और टेम्परेचर कम होने की वजह से वो जो एटमॉस्फेयर होता है उतने ज़्यादा वेपर को होल्ड नहीं कर पाता है, तो वो वेपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपको क्लाउड्स के फॉर्म में दिखते हैं। क्लाउड्स क्या है? छोटे छोटे ड्रॉप्स ही होते हैं वो। ठीक है, आई बात समझ में? तो आपको ट्रेल क्यों दिखता है पीछे?